हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे होम स्कूलिंग के बारे में। मैंने गुरजोत के लिए होम स्कूलिंग क्यों चुना, क्यों होम स्कूलिंग ऑटिज़म में बच्चों के लिए या ADHD बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि स्कूल्स में अक्सर जो मुझे कॉल्स आती हैं, बच्चों को ADHD बच्चों को भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और अगर मैं ASD बच्चों की बात करूं जिन्हें ऑटिज़म है, चाहे माइल्ड केसेस भी हैं, तब भी बच्चों को वहाँ काफ़ी मुश्किलें होती हैं जो बच्चे आपको नहीं बताते हैं। जब गुरजोत के लिए मैंने सभी स्कूल्स में ट्राई किया और मुझे हमेशा उसे रिजेक्शन मिला, तो मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि उसे कोई नहीं समझेगा, उसे कोई सिखा नहीं सकेगा। जो उसे एक बोझ मानते हैं, जो उसे अपने स्कूल में रखना नहीं चाहते हैं, वहाँ मैं अपने बच्चे को कभी नहीं भेजूंगी। मैं कभी उन्हें डबल फीस नहीं दूंगी। मैं उन्हें कभी ये नहीं कहूँगी कि मेरे बच्चे को प्लीज़ आप रख लीजिए, क्योंकि मुझे था कि मुझे अपने बच्चे को ज़बरदस्ती किसी पर नहीं थोपना है। मुझे उसके लिए खुद ही स्टैंड लेना है। अगर आज मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगी, तो कल मुझे इस चीज़ का पछतावा सारी उम्र रहेगा। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद जाकर ये कोर्स करना है। मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैंने दिल्ली में जाके कोर्स किया, उसके बाद मैंने बहुत से कोर्सेज़ किए, जिसके बाद मैं ये समझ पाई, गुरजोत की डिफ़िकल्टीज़ को समझ पाई। और जैसे जैसे मैं उसे समझती गई, मैं समझ गई कि नॉर्मल स्कूल में वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसकी डिफ़िकल्टीज़ लेवल 2 में उसका डायग्नोज हुआ था और मॉडरेट टू सीवियर ऑटिज़म की कैटेगरी में डायग्नोज हुआ था। और उसकी डिफ़िकल्टीज़ पहले मुझे नहीं लगती थी। जब छोटा था तो हमें कई बार बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि मैंने तब उसके साथ काम भी शुरू नहीं किया था। लेकिन जब मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया तो मैं समझ पाई कि वो कभी सीख नहीं पाता। अगर मैं उसे ज़बरदस्ती करके भेज भी देती तब भी वो नहीं सीख सकता था, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में सीखने के लिए बच्चों को, जिन बच्चों को, स्पेशली अगर आपका बच्चा लेवल 2 में डायग्नोज हुआ है, उन बच्चों के लिए घर पर ही आपको सिखाने की ज़रूरत ज़्यादा है। गुरजोत नॉन वर्बल है, बोलता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि स्कूल्स में अक्सर ये होता है कि बच्चे वर्बल होते हैं और बोलते हैं, अपनी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन उसका एक नॉन वर्बल होना बहुत बड़ा कारण था उसको स्कूल में कहीं ना भेजने का। दूसरा, जो मेरा एक्सपीरियंस था पास्ट का, कि उसके साथ में कभी जस्टिस हुआ ही नहीं, उसे किसी ने समझा ही नहीं। सब यही उसकी कमियों को ही देखते रहे कि ये भागता है, ये दौड़ता है। किसी ने उसको बिठाने की कोशिश नहीं की। वो काफ़ी टाइम बाद ये इतना हो गया था कि वो जा सकता था स्कूल, लेकिन फिर भी मैंने उसे नहीं भेजा। मैंने उसे खुद ही घर पर ट्रेन किया, उसके लिए स्कूल बनाया कि मुझे उसको अपने ही स्कूल में सिखाना है। क्योंकि मुझे शायद ये कहीं ना कहीं था कि उसकी डिफ़िकल्टीज इतनी है कि उसे कोई समझ ही नहीं पाएगा। उसको बोलने को लेकर प्रॉब्लम थी, अप्रेक्सी ऑफ स्पीच है उसको। दूसरी चीज़ थी कि उसको लिखने में भी प्रॉब्लम थी। कई बार मेरे हस्बैंड मुझसे कहा करते थे कि ये अपनी बात कैसे बताएगा, कि इसको बोलने में भी प्रॉब्लम है, नॉन वर्बल है, और वो लिख भी नहीं पाता था। उसको लिखने में को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम है, पेंसिल की ग्रिप को लेकर, क्योंकि उसकी मसल टोन जो है वो काफ़ी वीक है। ऐसा नहीं है कि उस पर काम जो मैंने किया उसका रिज़ल्ट मुझे मिला, आज वो अपना नाम भी लिख लेता है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं कभी ये चीज़ें सोच ही नहीं सकती थी कि वो कभी बोलेगा। आज वो कुछ एक वर्ड्स बोलने लग गया है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मुझे ये डिफ़िकल्टीज़ बहुत कम लगती हैं आज। क्योंकि मुझे लगता है कि वो अगर टाइप करके मुझे सब कुछ बता रहा है, तो अगर वो नहीं बोल रहा है तो उस चीज़ को उसने ओवरकम कर लिया है, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को उसने ओवरकम कर लिया है। उसने प्रॉब्लम्स के साथ में डील करना सीख लिया है कि अगर मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे मेडिसिन चाहिए, अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, अपनी पसंद का खाना चाहिए, या फिर अगर मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ तो मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए। ये सब चीज़ें अक्सर बच्चे नहीं बताते। इवन इफ योर चाइल्ड इज़ वर्बल, तब भी वर्बल है तब भी बच्चे नहीं बताते हैं। लेकिन गुरजोत की मैंने अंडरस्टैंडिंग में, अगर मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ तो उस ग्राफ में मैंने उसकी बहुत इम्प्रूवमेंट देखी। मैंने देखा कि वो चीज़ें बहुत जल्दी पिक करता है, बहुत जल्दी समझता है। लेकिन मैं उसके सामने अगर मैं कुछ रखती हूँ तो वो 1 मिनट में मुझे बता देता है कि उसे क्या चाहिए। कुछ भी उसको सेंटेंस पढ़ के वो मुझे आंसर करता है। कॉम्प्रीहेंशन रीड करके आंसर करना, चैप्टर रीड करना, उसे एक स्टैंजे को रीड करके खुद से आंसर टाइप करके बताना, आज वो इतना करने लग गया है जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि गुरजोत कर पाएगा। और अगर आज मैं उसे नॉर्मल स्कूल में भेजती तो वो बिल्कुल शायद नहीं कर पाता। उसकी डिफ़िकल्टीज़ इतनी ज़्यादा थी कि उसके सेंसरी इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे कि पहले तो वो सिटिंग ही नहीं देता था। स्टार्टिंग में जब मैंने उसके साथ में काम शुरू किया था तो मैं उसे बच्चों के बीच में बिठाना शुरू किया कि वो उठ के भागे ना,
उसको टेक्टाइल डिफेंसिवनेस के इशू हैं, इसलिए वो बीच में बैठना भी पसंद नहीं करता था, तो मैं उसे कॉर्नर की सीट देती थी कि उसे कॉर्नर में बिठाए। कॉर्नर में वो काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता था और सीटिंग भी अच्छी देता था। इसके अलावा मैं उसे लैप पैड देती थी कि वो आराम से बैठा रहे। फिर मैंने उसकी फेवरेट एक्टिविटी को मैंने चूज़ किया। उसको खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, उसको टॉयज़ भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था मसाज में। उसको मसाज बहुत पसंद है। आज भी वो कभी इरिटेट हो या कभी उसको कोई हेल्थ इशू है तो वो मसाज प्रेफर करता है, क्योंकि मसाज से उसे काफ़ी आराम मिलता है। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए मसाज बहुत ही यूज़फुल है और ये चीज़ एक बहुत बड़ा ज़रिया बनी, एक बहुत बड़ा उसके लिए रेनफोर्सर थी मसाज। और मसाज जब मैं उसे देती थी तो मैं देखती थी वो मेरी तरफ देख रहा है, उसका अटेंशन मुझे मिल रहा है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि बच्चे अक्सर आपको देखते नहीं हैं। उस वक्त मेरी समझ में ये नहीं आता था कि मैं किस तरह से इसका अटेंशन लूँ। मैंने उसको स्कूल ट्रेनिंग लेने से पहले बहुत कोशिश की, उसको ज़बरदस्ती बिठा कर भी देखा, उसको गुस्सा भी किया, लेकिन उन चीज़ों ने कभी वर्क किया ही नहीं। जब मैंने उसको सही तरह से समझकर उसके साथ काम करना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि गुरजोत इस तरह से सीख सकता है, और उसने उस तरह से सीखा। मैंने स्टार्टिंग से ही उसके साथ में वर्कशीट स्टार्ट की। पहले मैंने ऑब्जेक्ट्स ली, विजुअल्स लिए, उसके बाद उसके साथ वर्कशीट्स ली, और वर्कशीट्स के बाद तो उसका लेवल का ग्राफ, जो उसका अंडरस्टैंडिंग का ग्राफ था, वो काफ़ी बड़ा। उससे चीज़ों की समझ आने लगी। मुझे उसको कभी ये बताना नहीं पड़ता था, वो एंटीसिपेट करने लग गया अपनी नीड्स चीज़ों को कि मुझे इसके बाद ये करना है। रूटीन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस था कि ये चीज़ के बाद मुझे ये चीज़ करनी है, और वो अपने आप आज भी, अगर मैं कई बार हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ ये चीज़ इसके बाद मुझे करनी है, उसे याद होता है कि ये चीज़ इसके बाद मुझे करनी है। उसे किसी शेड्यूल की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। ये चीज़ वो जानता है कि मुझे इसके बाद ये करना है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट की हो रहा है। ये चीज़ें आपको बताती हैं कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है, जब वो जानता है कि मुझे क्या करना है। बच्चों को अक्सर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स को लेकर प्रॉब्लम होती है, उन पर वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करना ज़रूरी है। मैंने उसे सोल्यूशन बताने शुरू किए कि इफ़ यू आर नॉट वेल यू कैन टेक मेडिसिन, आप मेडिसिन ले सकते हो। इफ़ यू आर फीलिंग बोर्ड यू कैन वॉक और यू कैन टेक रेस्ट। तो वो मुझे बहुत अच्छे से उसने ये चीज़ें बतानी। अगर आपको अभी इस टाइम पर आप गुस्सा फील करें, वो मुझे लगता था जब वो इरिटेट हो रहा है तो मैं उसकी आंखें मुझे बता देती थी। आप बीइंग ए पेरेंट ये चीज़ को अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाते होंगे कि आपको बच्चे की जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज होते, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको चेंज होती दिखेगी। तो मुझे जब लगता था कि वो हाइपर होने वाला है तो मैं उसे उसके सामने एक काम डाउन बॉक्स रखती थी। मैंने उसके लिए बना के रखा था जिसमें उसकी फेवरेट चीज़ें होती थी, जैसे कि स्लाइम, स्क्वीजी बॉल, क्ले, स्ट्रेस बॉल या फिर वाटर बीड्स। इन चीज़ों को मैं यूज़ करती थी उसके साथ में, और ये चीज़ों ने बहुत अच्छा वर्क किया। उसके बाद एक लोशन जो था उसके हमेशा रहता था पास में कि अगर उसे ज़रूरत है तो वो लोशन ले सकता है, मसाज के लिए कह सकता है। धीरे धीरे उसने मुझे भी मसाज करना सीख लिया कि वो, मैं उसे बोलती थी कि मेरे हाथों पे भी मसाज करो, वो अपने हाथों पे खुद से करने लग गया। ये सब जो हैं ये वो टेक्निक्स हैं जो बच्चों को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करती हैं कि बच्चे खुद से अपने आप को शांत रखना सीख पाएँ। जब बच्चे को आप काम डाउन बॉक्स दे देते हैं, उसे चीज़ों के यूज़ सिखा देते हैं कि आपको स्क्वीजी बॉल को इस तरह से यूज़ करना है, या फिर आपको इलास्टिक है या थेराबैंड है उसको इस तरह से आपको पुल करना है, या फिर आपको मसाज करनी है, ये सब चीज़ें आपने मैं उसको सेशन के दौरान जब मैं उसके साथ में टेबल टॉप पर बैठती थी तो मैं चीज़ों से बताती थी, और इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की उसके अग्रेशन को कम करने में। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जब आपका बच्चा नॉन वर्बल होता है तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं समझती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को भी ये इश्यूज़, स्पीच को लेकर काफ़ी इश्यूज़ रहे स्टार्टिंग से ही, वो चीज़ें बताता नहीं था। पहले मैंने इन चीज़ों को, मुझे लगता था, मैं भी ये सोचती थी कि उसे मैं साइन लैंग्वेज सिखाऊंगी या पिक्चर्स दूंगी तो वो शायद नहीं सीख पाएगा। लेकिन ये चीज़ मुझे जब वो 8 साल का हुआ तो मुझे पैक्स का क्या मीनिंग है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है समझ में आई जब मैंने ये कोर्स किया। और उसके बाद मैंने उसके साथ में पैक्स स्टार्ट किए, और पैक्स के में उसका रिस्पांस इतना अच्छा था कि उसने वो सभी चीज़ें बतानी शुरू की। मैंने स्टार्टिंग बहुत ही सिंपल रखी थी। मैंने कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, और उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं जो मैंने उसके साथ में की थी कि मैंने 3 पिक्चर्स के साथ में उसके साथ में कम्युनिकेशन शुरू किया था कि किस तरह से उसे अपनी बेसिक नीड्स बतानी है, क्योंकि बेसिक नीड्स के चलते भी बच्चों में बहुत बिहेवियर्स होते हैं। उसके ओटी के लिए, उसके फाइन मोटर स्किल्स के लिए, उसके
कंसंट्रेशन जो था उसका इतना ज़्यादा, क्योंकि ADHD के इश्यूज़ भी हैं उसको, कि ADHD भी है और उसे हाइपर एक्टिविटी, सिटिंग को लेकर प्रॉब्लम थी। सिटिंग पर जब मैंने काम किया, उसे एक्सरसाइज बॉल पर बिठाना, उसे एक कॉर्नर में बिठाना, एक शांत जगह पर बिठाना जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन मिनिमम है। खिड़की के पास उसे नहीं बिठाती थी क्योंकि वो खिड़की से बाहर बहुत देखता था। ब्लैक कर्टन्स को मैं यूज़ करती थी कि वो अंधेरा रहे कमरे में, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन न रहे। इस तरह से उसने मुझे ध्यान देना शुरू किया। बच्चों के लिए बच्चों का अटेंशन लेना, अगर आपके बच्चे को ASD है तो इतना आसान नहीं है। वो नाम को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था, लेकिन जब मैंने उसे बार बार दिखाकर उसका मुंह अपनी तरफ, उसका फेस हल्का सा पकड़ना और उसे बताना, देखो गुरजोत जब देखता था तो मैं उसे कुरकुरे देती थी। और इस तरह से उसने दूर से भी अपने नाम को सुनना शुरू कर दिया, जो बच्चा कभी मेरी पास में होकर भी नहीं सुनता था। नेम टू रिस्पॉन्ड जैसे जैसे बड़ा, उसने मुझे देखना शुरू किया, उसने मेरे साथ में सीखना शुरू किया। सीखना ऐसा कि पहले मुझे ये था कि मुझे बार बार उसके साथ उठकर जाना पड़ता था कि वो 5 मिनट बैठा है और 10 मिनट उसे खेलने के लिए चाहिए, उसे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो मैंने ये चीज़ भी एडजस्ट की। मुझे था कि मुझे उसके हिसाब से अभी चलना है। अभी वो टाइम नहीं आया कि मैं अपने हिसाब से चलूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बच्चे की हिसाब से ही चलना है। मैं उसे लेकर जाती थी, अगर उसने स्विंग की डिमांड की है तो मैं उसे स्विंग पर लेकर जाती थी। अगर उसने कोई भी चीज़ वॉक की डिमांड की है तो वॉक लेकर जाती थी मैं उसको। आज भी वो कई बार वॉक करता है, जब उसे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ इशू है तो वॉक के साथ वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। उसने ये सब चीज़ें सीख ली हैं कि मुझे किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर कहीं से शोर आ रहा है, गुरजोत को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ऑडिटरी इश्यूज उसको बहुत ज़्यादा हैं और साउंड को लेकर वो काफ़ी सेंसिटिव है। और ऐसे में अगर कोई पर्सन लाउड बोल रहा है तो वो खुद ब खुद जाकर आवाज़ बंद कर देता है। लेकिन कोई टाइम ऐसा था जब मैं समझ ही नहीं पाती थी कि वो किस वजह से एकदम से हाइपर हो गया है। इतना वो इरिटेट हो जाता था, कोई भी हल्की सी साउंड उसने सुन लिया तो वो बहुत इरिटेट हो जाता था और बहुत देर तक वो चुप ही नहीं करता था। लेकिन आज उसने इन चीज़ों के साथ में कोप करना सीख लिया। ये जो कॉपिंग स्किल्स हैं बच्चों में जब भी आने शुरू हो जाते हैं तो आपके बच्चे अपने आप इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। गुरजोत को बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को लेकर काफ़ी इश्यूज़ थे। मैंने उससे पहले सीधी लाइन पर चलाना शुरू किया। मैं सीधी लाइन पर वो नहीं चलता था तो मैंने उसको एक मैट का पाथ बनाना, एक चौड़ा पाथ बना कर दिया कि उसको एक बाउंड्री 2 लाइनों के बीच में चलना है। और धीरे धीरे वो 2 लाइनों के बीच में जब चलने लगा उसको मैंने फिर ऑब्स्टेकल्स देनी शुरू की। इस तरह से धीरे धीरे उसको ऑब्स्टेकल देना, उसके क्रॉलिंग, उसको बियर वॉक, ये सब चीज़ें मैंने शुरू की तो मैंने उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखी। उसके हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे कि शायद उसे और कोई डील नहीं कर पाता उस वक्त कोई टीचर, क्योंकि जितना डेडिकेटेड होकर आप अपने बच्चे के साथ काम कर सकते हैं कोई नहीं कर पाएगा। जब आपको लगता है कि आपके बच्चे के इश्यूज़ बहुत सीवियर हैं, उसकी डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो यकीन कीजिए जब तक आप उस चीज़ पर काम नहीं करेंगे बच्चे के वो इश्यूज़ कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगे। गुरजोत की हैंड फ्लैपिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो 1 मिनट भी जो है ध्यान नहीं देता था। उस लगातार जब मैं उसको काम भी करवा रही हूँ तब भी उसके हैंड स्टिल नहीं होते थे, लगातार वो इस चीज़ में। फिर मैंने उसे हैंड स्क्वाइट का इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया, साथ में उसे रिइंफोर्स करना, हैंड स्क्वाइट रिइंफोर्स करना। इस तरह से 2-2 मिनट करके मैंने उसकी इस ड्यूरेशन को बढ़ाया और हैंड स्क्वाइट का इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया। इससे मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी। साथ में उसे सेंसरी देना कि उसे वॉल पुशअप करना है या उसे योगा करवाना है, इन चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की। वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ उसको करवाना, पुलिंग पुशिंग करवाना, इससे उसका एनर्जी लेवल भी काफ़ी बैलेंस रहता था। हाइपर एक्टिविटी कम होती थी, साथ में उसके हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ भी काफ़ी कम हुए। गुरजोत को वर्बल स्ट्रीमिंग के बहुत इश्यूज़ थे। जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा साउंड, मुंह से कुछ ना कुछ उसने निकालते रहना। जैसे वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, साथ में वो कुछ ना कुछ मुँह से साउंड, स्ट्रेंज साउंड जिसे हम कहते हैं, वो करता था। तो इस साउंड के लिए भी मुझे था कि मुझे उस पर वर्क करना है। मैं उसे वाइब्रेशन देती थी, उसे मसाज देती थी कि किसी तरह से च्यूई ट्यूब देना, उससे उस पर काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। कुछ लोग बच्चों को च्यूइंग गम भी देते हैं, लेकिन च्यूइंग गम का ये है कि आपको देखना पड़ता है कि बच्चा उसे सॉलो ना करे। च्यूई चीज़ें बच्चों को दीजिए, क्रंची चीज़ें बच्चे को दीजिए, जिससे कि बच्चों में ये बिहेवियर जो है वो बस स्टीमिंग के वो कम हो। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा उसका कॉमन बिहेवियर था कपड़ों के साथ खेलने का। जब मैंने उसको हैंड फ्लैपिंग पर मैंने जब उसकी काम स्टार्ट किया था तो उसका एक और बिहेवियर आगे आ गया था कि ये फ्लैपिंग के साथ साथ वो चीज़ों को, कपड़ों को उठाकर उन्हें गीला करके उनके साथ खेलता था। कहीं भी उसने कोई कपड़ा देख लिया है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी मेरे लिए। तो मैंने
एनवायरनमेंट को स्ट्रक्चर करना शुरू किया। मैंने सभी अलमीराज कमरे से निकाल दी और उन्हें एक स्टोर में रख दिया और स्टोर को बंद कर दिया, लॉक कर दिया कि वो ना जा पाए। जब आप एनवायरनमेंट को स्ट्रक्चर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे धागे लेते हैं, कहीं से भी खींच के ले आते हैं या कुछ, जब आप वो चीज़ें उसके एनवायरनमेंट से ही निकाल देते हैं तो बच्चों में ये बिहेवियर भी कम होने लगते हैं। जब उसे कोई कपड़ा नहीं मिलता था तो ये बिहेवियर उसने अपने आप छोड़ दिया। कोई उसे धागा नहीं मिलता था, पहले वो धागों के साथ भी खेलता था। जब मैंने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया, मैंने देखा कि वो एंग्जाइटी में भी ऐसा करता है, तो मैंने उसे स्ट्रेस बॉल दी। इमोशन को रेगुलेट करने के लिए मैंने स्ट्रेस बॉल दी। इन चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं उसे काइनेटिक सैंड का टच देती थी, उसे सूदिंग टच देती थी, उसे मसाज देती थी, कलरिंग करने को देती थी। इन चीज़ों से उसके फाइन मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव हुए और साथ में उसका कंसंट्रेशन बढ़ा। कंसंट्रेशन बच्चे का तब बढ़ता है जब हम लगातार बच्चे को एक चीज़ के लिए इनकरेज करते रहते हैं कि आपको ये करना है और ये फिनिश करना है। ऐसे छोड़कर बच्चा अगर भाग जाता है तो वो गलत है। आप उससे दोबारा लेकर आइए और उसे बिठाकर काम करवाइए। ऐसा नहीं है उसके साथ हमने कोई ज़बरदस्ती करनी है, उसे फोर्सफुली बिठाना है। हमने उसे प्यार से बिठाना है। आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसका कोई भी रिइंफोर्सिंग एक्टिविटी, और मेरे पास था लोशन दिखाना ही काफ़ी था मेरे लिए। वो जल्दी से आकर मेरे पास बैठ जाता था क्योंकि उसे मसाज बहुत पसंद थी। इसी तरह से हर एक बच्चे का कोई ना कोई रिइंफोर्सर होता है और आपको उस रिइंफोर्सर को ढूंढना है। कभी भी उसके लेवल के ऊपर की चीज़ें मत उसके साथ कीजिए, उसे ज़्यादा फोर्स मत कीजिए किसी चीज़ के लिए। अगर वो कर रहा है तो थोड़ा सा हम उसे इनकरेज कर सकते हैं, लेकिन उसको फोर्स नहीं करेंगे। इस एक डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत एक बारीक लाइन होती है इस चीज़ में कि फोर्सफुली कोई चीज़ करवाना या किसी चीज़ के लिए इनकरेज करना। पेपर पेंसिल्स के गेम उसके साथ प्ले करती थी, वो मैं गेम्स भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। उन गेम्स के साथ में मैंने देखा उसका कॉग्निशन काफ़ी बढ़ रहा है, उसको पेंसिल को पकड़ने की हैबिट बन रही है और वो चीज़ों को एंजॉय करता है। क्योंकि जब आप खुद के साथ में, जब आप भी इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी चीज़ में उसके साथ में, तो बच्चों का उसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब आप एक चीज़ कि आपको ये करना है, हमने काम दे दिया है और हम फ़ोन में हैं या हमने उसको देख रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ें भी बच्चों को डीमोटिवेट करती हैं। होम स्कूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने बच्चे को बेहतर समझते हैं क्योंकि आपके पास आपका एक अपना बच्चा है जिसे आपने अच्छे से समझना है। जब AFA से ट्रेनिंग ली उसके बाद तो रास्ते बिल्कुल क्लियर हो गए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। धीरे धीरे मैंने और भी कोर्सेज किए जिसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। खुद को इतने इश्यूज थे कि उसने मुझे सभी चीज़ें वो सिखा दी जो मैंने कभी सोची नहीं थी। कितनी भी डिफ़िकल्ट है, अगर आप अपना आपा खो देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं या आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और आप गुस्सा करते हैं, इन चीज़ों से भी आपका बच्चा सीख नहीं पाएगा। एक मुझे साइकोलॉजी के एक स्टूडेंट का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम आप कौन सी बुक को यूज़ करते हैं, जो आप थेरेपीज जो बिहेवियर के बारे में जो चीज़ें आप बताते हैं, किसी बुक से नहीं लिया गया है, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मैंने अपने बच्चे के साथ में किया है, उससे सीखा है और उसने मुझे सिखाया कि मुझे किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, किसी बिहेवियर पर किस तरह से मुझे काम करना है और किस तरह से मुझे पॉजिटिव आउटकम मिलेगा उस चीज़ का। इन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की जब मैंने गुरजोत के साथ काम किया। ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं करती थी, पहले कभी कभी बहुत गुस्सा आता था जब मैं उसकी डिफ़िकल्टीज़ नहीं समझती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझना शुरू किया मैं समझ गई मेरी डिफ़िकल्टीज़ बहुत कम है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं और यह सोचकर मैंने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया। आज भी सेंटर में बच्चे आते हैं तो मेरा यही होता है कि मुझे इन बच्चों को सिखाना है क्योंकि मैं जानती हूँ वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप से, अपनी मुश्किलों से। अगर आज मैं उन्हें गुस्सा करती हूँ तो मैं उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रही हूँ। ऐसे में बच्चे कभी नहीं सीखते हैं। आप बच्चों को सीखने के लिए आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में आपको होम स्कूलिंग की ज़रूरत ज़रूर रहती है आपके बच्चों को, चाहे वो बोलकर नहीं बता पाते हैं, लेकिन उनकी इतनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि नॉर्मल स्कूल में सीख पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को सिखाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।